नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी को अब इस बात का पता चल चुका है कि जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा होने वाली है उसमें खासकर मुख्य परीक्षा, उसको लेकर विभाग ने क्या किया है, सिलेबस जारी कर दिया है। और इस सिलेबस में एक टॉपिक है विदेश नीति, उसे इंस्टेंसिवली मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से क्या किया है, शामिल किया है, जो कि छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज्यादा क्या होगा, नया होगा। तो इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए आज का इस वीडियो को बनाया जा रहा है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक की तैयारी कैसे करेंगे, कैसे इसको अन्य सब्जेक्ट के साथ लिंक किया जाएगा। एक कॉम्प्रिहेंसिव ये विषय है, न कि आप इसे केवल एक इवेंट के तौर पर या फिर केवल एक इंडिविजुअल टॉपिक की ओर देखेंगे। एक बहुत ही विस्तृत सब्जेक्ट है ये पूरा का पूरा विदेश नीति, क्योंकि विदेश नीति में भारत के साथ ही आपको पूरे विश्व को भी समझना होगा, भारत का अन्य देशों के साथ संबंध को समझना होगा, भारत के नेचर को समझना होगा, भारत के संपूर्ण क्रियाकलाप को समझना होगा यहाँ पास। क्योंकि इसको केवल सिलेबस के केवल एक जगह पर मेंशन नहीं किया उन्होंने, इसको सिलेबस के अन्य अन्य हिस्सों पर शामिल किया। अगर मैं बात करूं तो ये जो हमारा सिलेबस है, अगर उसमें सामान्य अध्ययन का पेपर देखा जाए, सामान्य ज्ञान का सामान्य अध्ययन का जो पेपर है, उसमें जो 7वां टॉपिक आपको मिलेगा भारतीय राजनीति। हो सकता है आपको न दिख रहा हो तो आप अपने पास सिलेबस जरूर रखिएगा। इसमें जो 7वां पॉइंट है आपका भारतीय राजनीति, उसमें आपको एक टॉपिक मिलेगा विदेश नीति। विदेश नीति भारतीय राजनीति के अंतर्गत विदेश नीति, इंडियन पॉलिटिकल सिनारियो में हमारी विदेश नीति किस प्रकार की है उस पर बात कर रहा है वो। फिर उसके साथ अन्य संबंधित विषय, मतलब वो इसमें सब कुछ इंक्लूड कर सकता है। तो अगर आप विदेश नीति का तैयारी कर रहे हैं तो फिर इसे आप संक्षेप में समझने का प्रयास न करें, बहुत ही विस्तृत टॉपिक है ये। अच्छे प्रश्न बनेंगे, बहुत अच्छे से धीरे धीरे समझा जा सकता है। हड़बड़ी में क्या होगा कि आपसे कई सारी चीजें यहां से मिस हो जाएंगी, सीक्वेंस मिस हो जाएगा, समझने की जो प्रक्रिया है वो मिस हो जाएगी। अगर मैं इस टॉपिक को अगर और अच्छे से इसको और ब्रॉड तरीके से देखूं तो आपको ये एक जगह पर और मिलेगा। इससे जो पहले 6वें नंबर पॉइंट पे अगर जाएंगे हम लोग, इससे जस्ट पहले अगर मैं 7वें से, अगर इसमें जो 6वें नंबर का पॉइंट है और उसमें भी 6वें नंबर पे तो अर्थशास्त्र है, 4थे नंबर पे स्वतंत्रता के पश्चात भारत, मतलब इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात की जा रही है। इतिहास का पोर्शन है, लेकिन अगर हम इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें तो उसमें हमारी विदेश नीति का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा रहा है, क्योंकि इस समय तक 1947 के बाद से हमारी जो विदेश नीति थी वो पूर्ण रूप से क्या हो चुकी थी, अब स्वतंत्र हो चुकी थी। तो हमारी विदेश नीति के कारण ही हमारे कई सारे सिनारियो घटे हैं। जैसे यहां पास अगर विदेश नीति जब पढ़ रहे होंगे तो इसके साथ साथ आपको भारत और पाकिस्तान युद्ध भी कवर हो जाएगा, बिल्कुल। फिर उसके साथ कारगिल युद्ध भी कवर होगा, फिर उसके साथ भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी इसके साथ कवर होता हुआ दिखेगा। कुछ कुछ आपको हरित क्रांति, सूचना क्रांति भी यहां पास टच होते हुए दिखेगा, लेकिन संपूर्ण एनालिसिस तो वो अलग मैटर है, ठीक है। उसका जो एनालिसिस होगा वो आपका अर्थशास्त्र में ही किया जाएगा। तो इसलिए सिलेबस को समझना जरूरी है। विदेश नीति और उससे अन्य संबंधित विषय, भारत पाकिस्तान युद्ध, कारगिल युद्ध, भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम इसके साथ अटैच होता हुआ दिखेगा। इसके साथ और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इसके सिलेबस में 8वां पॉइंट आएगा, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स का सिलेबस है। यहां पास अगर आप देखोगे तो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों की बात की गई है, इसमें सब कुछ कवर होगा। अगर और ज्यादा डीपली एनालिसिस करेंगे सिलेबस का तो यहां पर सामाजिक उत्तरदायित्व में मानवाधिकार है, इसका भी कहीं ना कहीं विदेश नीति से क्या मिलेगा, आपको इसका संबंध अवश्य मिलेगा। यूनाइटेड नेशन से इसका संबंध मिलेगा, बिल्कुल। और मानवाधिकार के तहत यहां पर राष्ट्रीय संगठन भी मिलेगा, मानवाधिकार आयोग, अधिनियम कई सारे मिलेंगे, बहुत ज्यादा। फिर और आगे बढ़ो तो यहां पर भारत और उसके पड़ोसी देश तथा वर्तमान भारत और अन्य संबंधित विषय, ये सब कुछ आपका विदेश नीति के अंतर्गत ही शामिल होने वाला है। लिखा अलग अलग जगह पर है, क्योंकि हम विदेश नीति को केवल एक सेक्टर नहीं मान सकते। विदेश नीति में आर्थिक पहलू भी हैं, ज्योग्राफिकल पहलू भी हैं, यहाँ पास आपका राजनीतिक पहलू भी है, सांस्कृतिक पहलू भी है, और इसमें जो हम करंट अफेयर्स की बात करें तो वो भी एक पहलू है, सैन्य पहलू भी है, युद्ध भी है, इसमें क्रांतियां भी हैं, सब कुछ इसमें इंक्लूड है।
इस कारण से विदेश नीति, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के अगर किसी भी एग्जाम में बात करूं तो मे भी ये पहली बार ऐसा हो रहा होगा जो जुड़ा होगा, मे भी जुड़ा हो पहली बार ही। इस कारण से बहुत ज्यादा समस्याएं इस पर उत्पन्न हो रही है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात ही करेंगे कि विदेश नीति क्या होती है, विदेश नीति का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। पूरा तो हम इस चैप्टर को नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि बहुत लंबी क्लास होगी, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। आप इसे केवल एक चंद आधे घंटे की वीडियो में, 1 घंटे की वीडियो में इसे कवर नहीं कर सकते। तो ये केवल ये वीडियो आपके बस एक एनालिसिस को शुरुआत करने की है कि आप कैसे विदेश नीति को पढ़ेंगे, कैसे विदेश नीति को समझेंगे, विदेश नीति क्या होता है, विदेश नीति का जो फैक्टर है वो कैसे इफेक्ट होता है, मतलब जो विदेश नीति को अफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं उनके बारे में हम ध्यान देंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक जानकारी है, उड़ान आईएएस एकेडमी आप सभी लोगों के लिए 4 अप्रैल को कक्षाएं प्रारंभ कर रहा है। ये कक्षाएं हमारे हेड ऑफिस और सिटी प्लाजा ब्रांच दोनों जगह होंगी। हेड ऑफिस की अगर मैं बात करूं, जो कि आपका लोकायन भवन में है, एकात्म परिसर, जहां कहां मिलेगा आपको, ये बीजेपी ऑफिस के बगल में दैनिक भास्कर रोड में, रजबंधा मैदान। हेड ऑफिस में सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस की क्लासेस शुरू हो रही हैं हिंदी माध्यम में। इसका जो समय होगा सुबह 7:30 से लेकर 10:30 बजे तक होगा। विशेषताएं, हाइब्रिड क्लासेस हैं यहाँ पर, कैसे तो ऑफलाइन ऑनलाइन मोड भी होगा और उसके साथ साथ आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा जो कि आपके बैकअप का काम करेगा। यदि आपके कोई क्लासेस मिस हो जाती हैं किसी भी तरीके से या फिर किसी कारणवश, तो आप उस दिन का रिकॉर्डिंग आप अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, पीडीएफ भी आपके पास अवेलेबल होगा। उसके साथ साथ सिटी प्लाजा ब्रांच में आपको शाम के समय 5:30 से लेकर 8:30 के एक बैच मिल रही है, वो है सीजीपीएससी प्री और व्यापम। आप इस बैच को सीजीपीएससी प्री का ही बैच समझें, इसके साथ व्यापम को यहाँ पर क्या किया गया, इंक्लूड किया गया, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग सीजीपीएससी के साथ वनडे एग्जाम पर ड्यू टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी शिफ्ट करना चाहते हैं, क्योंकि सीजीपीएससी का जो तैयारी बहुत लंबा है, धैर्य मांगता है। हमारी आर्थिक कारण, हमारे पारिवारिक कारण की वजह से हमें कुछ जल्दी प्राप्त करना होता है, तो व्यापम एक बहुत अच्छा जरिया बनता है। तो सीजीपीएससी प्री के बाद आपको अलग से कोई कोर्स और ज्वाइन न करना पड़े, इसीलिए उसमें व्यापम की तैयारी पूरी तरीके से कराई जाएगी आपकी। इसीलिए आप इस कोर्स को अवेल करके आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की ओर, जिसका नाम है विदेश नीति। विदेश नीति की अगर मैं बात करूं तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, इसकी परिभाषा, कि कैसे हम विदेश नीति को क्या करें, परिभाषित करें। चलिए मैं एक पेज ऐड कर लेता हूं। विदेश नीति को हम पहले क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे कि विदेश नीति एक्चुअली में आप किसे कहते हैं। बहुत आसान शब्दों में हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। विदेश नीति क्या है? देखो, विदेश नीति किसी देश के द्वारा संचालित की जा रही वो नीति है जिसके माध्यम से, फिर से, कि किसी एक देश के द्वारा संचालित करने वाली वो नीति या इस देश के द्वारा गतिविधियों के माध्यम से, कुछ सिद्धांतों के माध्यम से किसी दूसरे देश के विचारों को बदलना। मान लेते हैं यहां कोई देश है, इस देश के विचारों को बदलना अपने अनुरूप, अपने इन्फ्लुएंस में आप इन्हें लेकर आना चाहते हैं, आप इन्हें अपना साथी बनाना चाहते हैं। तो किसी देश के द्वारा किसी दूसरे देश की विचारों को बदलने की नीति तथा अंतरराष्ट्रीय परिवेश में, अंतरराष्ट्रीय परिवेश का मतलब जो उस समय का अंतरराष्ट्रीय यहां पर क्या चल रहा होगा, सिनारियो चल रहा होगा। तो इस अंतरराष्ट्रीय परिवेश में आप क्या करेंगे, अपनी गतिविधियों को शामिल कराने की, अपने गतिविधियों को शामिल कराने की नीति ही क्या कहलाती है, विदेश नीति कहलाती है। यही विदेश नीति है। जैसे आप क्या करेंगे कि मान लेते हैं हमारा देश या हम हैं, हम क्या करना चाहते हैं, अपना बेनिफिट चाहते हैं, स्वहित चाहते हैं, अपना विकास चाहते हैं। अब जाहिर सी बात है हमारा विकास सिर्फ अन्य देशों पर भी निर्भर करता होगा, तो हम उन देशों को क्या करेंगे, अपने गतिविधियों के हिसाब से इन्फ्लुएंस करना चालू करेंगे, हम उनसे संबंध स्थापित करेंगे, हम उनके व्यवहार को अपने अनुरूप ढालने का प्रयास करेंगे कि वो हमारा साथ दें, हमारे विकास में, हमारे आर्थिक पहलू पर, हमारे राजनीतिक पहलू पर, हमारी सैन्य पहलू पर, हमारी विदेशी पहलू पर वो क्या करें, हमारा साथ दें। तो इसीलिए हम जो नीतियों का पालन करेंगे जिससे कि एक राष्ट्र दुनिया के अन्य राष्ट्रों के मन को, विचारों को बदलने के लिए
जिस नीति का सिद्धांतों का पालन करेगा वही नीति और उसका सिद्धांत क्या कहलाएगा? विदेश नीति कहलाएगा। करने का प्रयास यह किया जा रहा है कि ये जो देश है वो अंतरराष्ट्रीय परिवेश में, अंतरराष्ट्रीय परिवेश का मतलब है यहां पास जो इंटरनेशनल यहां पास पूरी तरीके से जो वातावरण बना हुआ है, जिस भी प्रकार की यहां पास प्रक्रियाएं चल रही हैं, जिस भी प्रकार का यहां गठबंधन चल रहा है, एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, जैसे सन 1950 के बाद या फिर हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अगर बात करें तो उस समय वातावरण कैसा था पूरी दुनिया का कि पूरी दुनिया दो धड़ों में बढ़ चुकी थी। एक धड़ा जो कि साम्यवादी धड़ा था, जिसको लीड कर रहे थे, नेतृत्व करता थे उसके रूस और चाइना। एक धड़ा जो कि पूंजीवाद का था, जिसको पूरा यूरोप और कौन, अमेरिका, इसको लीड कर रहा था। तो ऐसे पर्यावरण में, ऐसे अंतरराष्ट्रीय परिवेश में भारत अपनी गतिविधियों को शामिल करना चाहता है। ध्यान रखिएगा, भारत अपनी गतिविधियों को उसमें शामिल करना चाहता है ऐसे परिवेश में। तो इस गतिविधियों को शामिल करने के लिए हम जिस भी नीति का प्रयोग करेंगे वो हमारी क्या कहलाएगी? विदेश नीति कहलाएगी। तो उस समय का परिवेश कैसा है? तो दुनिया दो गुट में बटी हुई है। हम अपनी गतिविधियों को वहां शामिल करना चाहते हैं। कैसे करना चाहते हैं? तो हमने क्या किया? गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया। हमने बोला कि हमारा जो विकास है वो साम्यवादियों के साथ भी होगा और पूंजीवादियों के भी साथ होगा। हम निर्गुट रहना चाहते हैं, तो हमने अपनी गतिविधियों को वहां शामिल किया। हमने गुट निरपेक्ष आंदोलन को अग्रणी रूप से क्या किया? लीड किया है। तो हमारी गतिविधियां वहां शामिल हुई। आज हम किसी भी गुट में शामिल नहीं थे। पूरे शीत युद्ध के दौरान फायदा मिला हमें। सन 1991 में जब भारत में क्राइसिस आता है तो हमें पूंजीवादी देशों का ही सहायता प्राप्त होता है, IMF का सहायता प्राप्त होता है, अन्य देशों का सहायता प्राप्त होता है। इसका मतलब है हमने उसी अंतरराष्ट्रीय परिवेश में रहकर हमने क्या किया? अपनी गतिविधियों को वहां शामिल कराया। तो ये दोनों काम करने की जो नीति है वही क्या कहलाती है? विदेश नीति कहलाती है। अगर आज की बात करें, वर्तमान समय में अंतरराष्ट्रीय परिवेश कैसा है? अंतरराष्ट्रीय परिवेश कुछ इस प्रकार से है कि यूक्रेन के युद्ध के कारण पूरी दुनिया अभी भी दो खेमों में बढ़ती हुई दिख रही है। एक खेमा जो रशिया का या तो साथ दे रहा है या उसका विरोध नहीं कर रहा है। दूसरा खेमा जो रशिया का पुनर्जोर विरोध कर रहा है, अमेरिका और यूरोप का साथ दे रहा है। तो ऐसे अंतरराष्ट्रीय परिवेश में हम अपनी गतिविधियों को शामिल कर लिए हैं कि भाई हम रशिया के ना साथ हैं ना अमेरिका के साथ हैं, हम साथ हैं शांति के। हमारी गतिविधियां शांति की ओर है, हम शांति की ओर बढ़ना चाहते हैं। हमारा बेनिफिट दूसरों से है। हमारा जो आपूर्तिकर्ता ईंधन का वो बहुत ज्यादा कौन है? रशिया है, हथियारों का आपूर्ति करता है। और हमारा अगर बाजार देखा जाए तो अमेरिका और यूरोप है। तो हम दोनों को नहीं खो सकते। तो ऐसे परिवेश में हम अपनी गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं, हमारे विदेश नीति के थ्रू कर रहे हैं। इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, कौन? डॉक्टर एस जयशंकर जी, जो हमारी विदेश नीति को बहुत अच्छे से क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ा रहे हैं। आई होप कि आप विदेश नीति की परिभाषा समझ चुके हैं। परिभाषा कुछ इस प्रकार से बनेगी कि किसी राष्ट्र के द्वारा किसी अन्य राष्ट्र के विचारों को बदलने की नीति, ताकि वो राष्ट्र अपने स्वहित को साध सके, विदेश नीति कहलाती है। इसके साथ साथ अंतरराष्ट्रीय परिवेशों में अपने गतिविधियों को शामिल करने के लिए कोई राष्ट्र जिन नीतियों और सिद्धांतों का पालन करता है वो नीति या सिद्धांत क्या कहलाएगी? उसकी विदेश नीति कहलाएगी। पुराने जमाने में भी देखोगे आप तो मौर्य काल के जमाने में चाणक्य की विदेश नीति चलती थी, क्योंकि विदेश नीति के बिना आप ना तो हथियार प्राप्त कर पाएंगे, ना तो अपने पड़ोसी राज्यों से सहायता प्राप्त कर पाएंगे, न ही आप शांति तरीके से रह सकते हैं। जो पीसफुल को एग्जिस्टेंस की भावना है वो विदेश नीति के कारण ही आती है, वरना आपका हमेशा अपने पड़ोसी से क्या होगा? लड़ाई होते रहेगा। आई बात समझ में? तो विदेश नीति की परिभाषा आप कुछ इस प्रकार से देंगे। फिर और अगर आगे बढ़ते हैं तो हमको यह देखना होगा कि विदेश नीति के उद्देश्य क्या है, किन उद्देश्यों के साथ विदेश नीति का संचालन किया जाता है। तो आपको जानकर यह बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। उद्देश्य केवल एक ही है और वो है राष्ट्र हित। बिल्कुल, यदि मैं विदेश नीति की यथार्थवादी परिभाषा दूं, जो अभी परिभाषा हमने देखी वो परंपरागत परिभाषा है। वो परंपरागत उपागम में जब आप जाते हैं, जब आप ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करते हैं तो वो परिभाषा आपके काम आती है। यदि आप
वर्तमान उपागम की बात करेंगे, आधुनिक उपागम की बात करेंगे, तो फिर राष्ट्र हित को रख कर बनाई जाने वाली नीति, जब किसी राष्ट्र के द्वारा अपने राष्ट्र हित को केंद्र में रखकर विश्व के जो अन्य देश हैं उनके साथ स्थापित की जाने वाली नीति क्या कहलाती है? विदेश नीति कहलाती है। तो हम विदेश नीति की परिभाषा यथार्थवादी स्वरूप में भी दे सकते हैं कि किसी राष्ट्र के द्वारा अपने राष्ट्र हित को केंद्र में रखकर बनाई गई वो नीति जिसके माध्यम से वो विश्व के अन्य देशों को क्या करता है? प्रभावित करता है, विदेश नीति कहलाता है। इसका मतलब है विदेश नीति का उद्देश्य क्या है? स्वहित या राष्ट्र हित का पालन करना। लेकिन अगर हम बात करें कि विदेश नीति ये राष्ट्र हित कैसे प्राप्त की जाए, तो इसके दो स्वरूप निकलते हैं। अगर विदेश नीति की बात करें तो इसके दो स्वरूप निकलेंगे। पहला जो स्वरूप होगा वो होगा आदर्शवादी मत, कि विदेश नीति में हम आदर्शवादी विचारधारा या आदर्शवादी मत को हम क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे। एक दूसरा होता है यथार्थवादी मत। यथार्थवादी मतलब आप अभी व्यवहारिक तौर पर जी रहे हैं, अभी वर्तमान की दुनिया में है, ख्याली पुलाव नहीं पका रहे हैं। बहुत आसान तरीके से समझा जा सकता है इसे कि जब कोई राष्ट्र आदर्शवादी मत का प्रचलन करता है तो फिर वो दो चीजों की बात करेगा। एक करेगा शाश्वत शांति, कि हमारे विदेश नीति के संचालन करने का एकमात्र उद्देश्य है कि हम अंतरराष्ट्रीय शांति चाहते हैं, हम पूरी दुनिया में पीसफुल एग्रीमेंट चाहते हैं, हम पूरी दुनिया में शांति स्थापित करना चाहते हैं, हम पूरी दुनिया में मित्रता भाईचारे की बात करेंगे, कोई किसी का शत्रु नहीं होगा, सभी एक साथ मिलकर रहेंगे, क्योंकि दुनिया की ये जो राजनीतिक व्यवस्था है वो तो मानव कल्याण के लिए ही है। चाहे हम साम्यवादी विचारधारा की बात करें, चाहे पूंजीवादी विचार की धारा की बात करें, जो भी अगर विचारधारा है वो हमेशा क्या बात करती है कि मानव कल्याण हमारा केंद्र बिंदु है। तो जब मानव कल्याण सभी का करना है तो फिर भाईचारा के साथ रहते हैं, क्यों ना मिलजुल कर मानव का कल्याण करेंगे, चाहे आप किसी भी मत को क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। तो ये आदर्शवादी मत है किसका? विदेश नीति का, कि हम चाहते हैं शांति, हम चाहते हैं मित्रता, लेकिन कहीं ना कहीं ये आगे चलकर आपको बैक स्टेप भी कर सकता है, धोखा दे सकता है। भारत के साथ कुछ ऐसे ही हुआ। भारत, अगर हम देखें नेहरू जी की विदेश नीति की शुरुआती दौर को, तो फिर वो आदर्शवादी मत पर चलती है कि हम पूरी दुनिया से मित्रता चाहते हैं, हम गुट निरपेक्षता का क्या करेंगे? अग्रणी बनेंगे, हम यूनाइटेड नेशन को प्रमोट करेंगे, हम निशस्त्रीकरण पर बात करेंगे, हम क्या करेंगे? तो ग्लोबल साउथ की बात करेंगे, हम एशिया अफ्रीका सम्मेलन की बात करेंगे, हम क्या करेंगे? तो हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करेंगे, हम एक शांतिपूर्ण तरीके से रहना चाहते हैं। ऐसा था हमारा नीति। लेकिन इस नीति का पालन करते ही यहां पर क्या हुआ? आपको मिला धोखा। कैसे? चाइना ने हम पे अटैक किया, अमेरिका हमसे दूर हुआ, पाकिस्तान का साथ दिया। आदर्शवादी नीति में जो हमने गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया था, हम किसी गुट के नहीं रहे, पूरी तरीके से कोई देश हम पर भरोसा नहीं कर रहा है। एक आसियान जो ग्रुप है वो हम पर भरोसा करता था कि भारत आजाद हुआ है तो वो उनके संरक्षण के लिए आगे आएगा, लेकिन 1962 के चीन के युद्ध में भारत को जो बैक स्टेप मिला, जो हमारे पीठ पर छुरा भोंका गया, तब हमें समझ में आया कि नहीं, आदर्शवादी जो मत है वो पूरी तरीके से विदेश नीति का उद्देश्य नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें आपका राष्ट्र हित क्या हो रहा है? डाउनग्रेड किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। इसीलिए आपके राष्ट्र का हित है कि आप यथार्थवादी स्वरूप पर आए, आप यथार्थवादी पर आए, जो समय की मांग है उसके अनुरूप अपने विदेश नीति को संचालित करें। जैसे सुरक्षा की नीति, जब तक आप सुरक्षित नहीं है दूसरे को सुरक्षित नहीं कर सकते, जब तक आपकी सेना मजबूत नहीं है तब तक आप यहां पर अपना संरक्षण और दूसरे को भी संरक्षण नहीं दे सकते। तो 1964 के बाद से हमारी विदेश नीति में क्या होती है? चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। परमाणु कार्यक्रम को थोड़ा तेजी से आगे बढ़ाया जाता है। 1971 में पहली बार रशिया के साथ एग्रीमेंट भी किया जाता है। 1971-72 के लास्ट में हम क्या करते हैं? बांग्लादेश को अलग करते हैं। फिर 74 में परमाणु हम बनाते हैं, शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम हमारा चलता है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया? अपने विदेश नीति को आदर्शवादी मत से यथार्थवादी मत में क्या किया? ट्रांसफर किया।
तो इसका मतलब है जो उद्देश्य है वो राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए। आज भी राष्ट्रहित हमारा सर्वोपरि है। आदर्शवादी मत भी होते हैं और यथार्थवादी मत भी होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि कमेंट करते हैं तो इससे हमें थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है, हमें समझ में आता है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है, जो आपको डिलीवर किया जा रहा है, वो आपके लिए यूजफुल है या नहीं है, या फिर उड़ान आईएएस एकेडमी किस तरीके से और आपकी सहायता कर सकता है आपके एसआई के मुख्य परीक्षा की तैयारी में। आप कमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि आप क्या सोच रहे हैं, हमें और क्या अच्छा करना है आप सभी को लोगों के लिए। प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि संवाद करने का एकमात्र जरिया क्या है, आपका हमारा कमेंट सेक्शन। तो आप कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने इस दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर किया कीजिए, ताकि उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। बढ़ते हैं विदेश नीति के निर्धारण तत्व में। टॉपिक क्या होगा कि विदेश नीति का निर्धारक तत्व क्या होता है। मतलब विदेश नीति के निर्धारण में कौन कौन से तत्व क्या हैं यहां पास कार्य करते हैं, किस तरीके से किसी देश की विदेश नीति क्या होती है, प्रभावित होती है। जैसे भारत की विदेश नीति को उत्प्रेरक देने के काम करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, मतलब हमारी विदेश नीति का जो फॉर्मेशन होगा उसमें कौन कौन से फैक्टर शामिल होंगे। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। तो यहां अगर भारत की विदेश नीति लिखो या विदेश नीति के निर्धारक तत्व लिखो, बात बिल्कुल सेम बनेगी। तो यहां पास एक एक करके हम विदेश नीति के निर्धारक तत्वों की बात करते हैं। जैसे सबसे पहला इसमें आएगा भौगोलिक पहलू। भौगोलिक पहलू इसका क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है भौगोलिक पहलू। भौगोलिक पहलू में भी दो तरीके के भौगोलिक स्थितियों की बात होगी। पहला होगा जियोपॉलिटिक्स, कि जियोपॉलिटिक्स किस प्रकार से होती है, भू राजनीति, जमीन से कैसे राजनीति निकाली जाती है, जमीन की कैसी राजनीति है यहां पर। दूसरा है जियो इकोनॉमी। जियो इकोनॉमी, पता है यूरोप इतना महान क्यों, क्योंकि ये दोनों चीजें उसके पास हैं। आज जियो पॉलिटिक्स भी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जियो इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा क्या है, स्ट्रांग है। भारत के पास ये तो बहुत अच्छा है, यहां थोड़ा मार खा जाता है वो। देखते हैं कैसे। अगर मैं जियो पॉलिटिक्स की बात करूं, पेज ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जियो पॉलिटिक्स मतलब भू राजनीतिक स्थिति, भू राजनीति। इसको निर्धारित करने के तीन तत्व यहां बताए जाते हैं। इसके लिए भी आपको क्या है, तीन पहलुओं पर बात करनी होगी। पहला है आपकी अवस्थिति। आपकी अवस्थिति मतलब आपका जो एग्जिस्टेंस है, जहां पास आपका लोकेशन है, वो बहुत महत्वपूर्ण रखता है। दूसरा इसमें है आपका आकार। आपका जो आकार है वो भी क्या करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तीसरा है स्थलाकृति, आपकी जो संरचना है, आपकी जो बनावट है, वो भी क्या है, बहुत ज्यादा यहां पर मायने रखती है। तीनों जमीन से बात है। अब स्थिति कि भारत की स्थिति कहां है। अगर हम भारत की स्थिति को देखें तो बहुत ही एक अच्छे लोकेशन पर है। अगर मैं आपको ना एक अजीबोगरीबी इसमें एग्जांपल दूं तो एक पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस ही दोस्तों पता है क्यों है, क्योंकि उसकी अब स्थिति बहुत खतरनाक जगह पर है। जियोपॉलिटिक्स की वजह से वो देश आज एग्जिस्ट करता है। जिस दिन ये खत्म हो गया उस दिन वो देश भी लगभग खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। जिस दिन उसका ज्योग्राफिकल जो पॉलिटिक्स है उसमें उसके खासकर जो उसकी अवस्थिति है वो समाप्त हो जाएगी, तो वो देश भी समाप्त हो जाएगा। आप खुद इमेजिन करना कैसे, खुद कर पाओगे। जैसे अगर भारत के लोकेशन की बात करें तो भारत की स्थिति आज हिंद महासागर के ऊपर है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, बड़ी बात यह है कि हिंद महासागर में आज सबसे बड़ा देश कौन है, भारत है। अगर किसी को हिंद महासागर पर कब्जा करना है, हिंद महासागर का बादशाह बनना है, तो भारत से परमिशन लेना पड़ेगा। बिना भारत के आप हिंद महासागर के राजा नहीं बन सकते। चाहे वो फ्रांस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे मॉरिशस हो, चाहे मालदीव हो, चाहे कोई हो। दुनिया का लगभग 60 से 80% व्यापार कहां से हो रहा है, आज हिंद महासागर से हो रहा है। इसके साथ भारत के जो अंडमान निकोबार का क्षेत्र है वहां के आसपास से क्या गुजर जाता है, मलक्का स्ट्रेट। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मलक्का स्ट्रेट, क्योंकि
चाइना आज अगर भारत पर अग्रेशन थोड़ा कम दिखा पा रहा है, उसका एक मेन रीजन है कि मलक्का स्ट्रेट, जो मलक्का जल डमरू है, जो यहाँ पर पैसेज है जहां से क्या है कार्गो शिप गुजरती हैं, इंडोनेशिया और जो मलेशिया है उसके बीच में ये पाया जाएगा आपके, वो है मलक्का स्ट्रेट अंडमान निकोबार के पास। अगर ज्यादा नौटंकी किया चोक कर देंगे उसे, तो फिर पूरा दुनिया का व्यापार रुक जाएगा। समझ में आया? अंडमान निकोबार में क्या बना रहे हैं, बहुत ही बड़ा बंदरगाह बन रहा है, बहुत ही बड़ा हमारा क्या बन रहा है, एक बेस बन रहा है आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स सभी का। फिर हमारी स्थिति की बात करें तो हम पूर्व की ओर आते हैं। पूर्व की ओर किसके संदर्भ में? अमेरिका और यूरोप के संदर्भ में, क्योंकि आज के डेट में चाइना को सबसे बड़ा दुश्मन या एडवर्सिस मानता है कौन? अमेरिका या यूरोप। इस कारण से उसका बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है कि भारत चाइना का पड़ोसी है और उभरता हुआ है, चाइना को टक्कर दे सकता है, सेना बराबर है, जनसंख्या भी टक्कर देती है, लोकेशन भी बहुत अच्छा है। तो हमारी ये जो एग्जिस्टेंस है, अवस्थिति है, पूर्व की ओर होना, चाइना के करीब होना, वो हमको थोड़ा सा बेनिफिट देती है कि हम यूरोप और अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते संबंध स्थापित कर सकते हैं, या फिर वो भी हमारे साथ अच्छे रिश्ते और संबंध स्थापित करेंगे। तो भारत की अवस्थिति बहुत ही अच्छे जगह पर है। फिर इसके साथ खाड़ियां भी हमारे पास, बंगाल की खाड़ी और अरब की खाड़ी, या बंगाल अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है भारत की विदेश नीति को संचालित करने के लिए। तो इस प्रकार जो भारत की अवस्थिति है वो क्या हो जाता है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आकार, आकार कैसे? भारत का आकार अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया में वो 7वां स्थान रखता है। भारत क्या रखता है? 7वां स्थान रखता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इतना वृहद विशाल देश, उसके साथ साथ यहां की जनसंख्या का भी आकार बहुत ज्यादा मिलेगा आपको। इसके साथ साथ भारत का फैलाव भी बहुत बड़ा है। इसके साथ साथ हमारे अगर देश की बात करेंगे तो उसके आसपास में बहुत सारे हमको क्या मिलेंगे, पड़ोसी देश मिलेंगे, जो कि भारत को बहुत कम चैलेंज दे सकते हैं। तो भारत का आकार भी हमको क्या करता है, तो हमको एक जो फॉरेन पॉलिसी उसमें एज प्रदान करता है कि इतना बड़ा देश, इतना जनसंख्या वाला देश, जनसंख्या वो भी पढ़ी लिखी, वो भी इंग्लिश स्पीकिंग है, वो भी बहुत बड़ा बाजार है। तो ये भी हमारा क्या है, फैक्टर है। फिर स्थलाकृति की अगर बात करें तो स्थलाकृति में आपका हिमालय का होना, मतलब पर्वतीय प्रदेशों का होना बहुत इंपॉर्टेंस देता है। रीजन उसका है, जैसे अगर किसी देश को, यूरोपीय देश को या फिर अमेरिका को अगर किसी पहाड़ में एल्टीट्यूड में लड़ाई लड़ने की प्रैक्टिस करनी है, भारत के साथ ही आ जाना पड़ेगा। अभी हुआ था अमेरिका का और भारत का क्या, संयुक्त युद्धाभ्यास उत्तराखंड में। फिर मैदानी भाग बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्री लगाने के लिए बहुत ज्यादा जगह है हमारे पास। फिर यहां पास नदियां भी हैं जो कि इंटरनल आपके ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा दे सकती हैं। हमारे यहाँ क्या है, बंदरगाह आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, व्यापार में आपको क्या है, बहुत ज्यादा सहूलियत होगी, चाहे वो कहीं भी बात करो। अगर हम बात करें तो इधर से इधर वाले तट में और इधर वाले तट, दोनों तटों की बात करेंगे तो दोनों ओर से हमारे यहाँ बंदरगाह बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको। फिर अगर हमारे और स्थलाकृति की बात करेंगे तो हमारे यहाँ डेल्टाई प्रदेश भी है, जो कि दुनिया में कुछ स्पेशल चीज हमारे यहाँ पाई जाती है। वन भी है बहुत ज्यादा। तो हमारी स्थलाकृति भी हमारे विदेश नीति को क्या करती है, प्रभावित करती हैं। आई बात समझ में? अगर अब देखो, मैं पाकिस्तान की जो बात कर रहा था, पाकिस्तान की अवस्थिति बहुत जबरदस्त है और उसका आकार, खासकर स्थलाकृति बर्बाद है उसकी। अवस्थिति कुछ इस प्रकार से है कि भारत और जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट मतलब जो पूर्वी एशिया है, उधर जाने के लिए हमको पाकिस्तान से राहदारी देनी पड़ेगी उसको, वो देता नहीं है तो हम वहां पहुंच नहीं पाते हैं। तो हमको एक प्रकार से रोका गया है उधर जाने से। चाहे आप इसमें यूरोप की साजिश बोलो या फिर किसी की साजिश बोलो, अमेरिका इसका फायदा उठा रहा है, कोई ना कोई इसका बेनिफिट उठा रहा है कि आज भारत ईरान, इराक, इनके साथ, इजिप्ट के साथ, मिस्र के साथ, इजिप्ट मिस्र एक ही है, इनके साथ हम डायरेक्ट संबंध नहीं बना सकते। तो एक वो दिक्कत। दूसरा, अफगानिस्तान, अगर ईरान पर इन्फ्लुएंस रखना है तो पाकिस्तान के साथ आपको अच्छे रिश्ते रखने पड़ेंगे। एग्जाम्पल, पहले रशिया ने रखा, फिर रशिया ने वहां आक्रमण किया, फिर अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते रखे। तो पाकिस्तान के लोकेशन की वजह से वो बचा हुआ है। जिस दिन उसका ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखेगा, फिर वो देश भी किसी काम का नहीं। जैसे भारत इसके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहा है कि पाकिस्तान की हमको जरूरत ही नहीं है, हम सीधा क्या करेंगे, चाबहार पोर्ट से अफगानिस्तान और सेंट्रल अफ्रीका, एशिया की ओर चले जाएंगे, सेंट्रल एशिया ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, और हम पश्चिम एशिया की ओर भी आगे बढ़ जाएंगे। ठीक।
फिर इसके बाद दूसरा इसमें टॉपिक आता है क्या, जियो इकोनॉमी, भू आर्थिक। भू आर्थिक भी बहुत तरीके से क्या करता है, तो आपकी विदेश नीति को प्रभावित करता है। भू आर्थिक में आपके आ जाते हैं प्राकृतिक संसाधन। यदि आपके पास प्राकृतिक संसाधन है तो आप तो विदेश नीति के बादशाह कहलाएंगे और कुछ नहीं है। जैसे रशिया तबाही मचा के रखा है, क्यों, नेचुरल रिसोर्सेज और कुछ नहीं। ईरान ताथैया मचा के रखा है सबका, क्यों, नेचुरल रिसोर्सेज। अगर आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो दुनिया आपके कदमों में है, नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। सऊदी अरब को देख लो आप, कजाकिस्तान को देखो, भारत कितने ज्यादा रिश्ते बना रहे हैं कजाकिस्तान से, यूरेनियम चाहिए। चिली से रिश्ते बना रहे हैं, क्यों भैया, चिली से रिश्ते, चिली कहां है, साउथ अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, क्यों उससे रिश्ते बना रहे हैं, बैटरी बनाना है हमको, क्या बनाना है, बैटरी, लिथियम मिलेगा, दुनिया में लिथियम का रिजर्व उसी के पास है। प्राकृतिक संसाधन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। उसके साथ अगर आपके पास बहुत ज्यादा क्या है, जमीन है, उपजाऊ जमीन है, ठीक है, या फिर आपके पास खाली जमीन भी है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्री लगा सकते हैं, यातायात के बहुत ज्यादा साधन है आपके पास, तभी आप क्या है, मालामाल हो जाएंगे। तो कितना इंपॉर्टेंस रखता है जो इकोनॉमी। आर्थिक विकास में पूरा का पूरा आपको सहायता करेगा कौन, यही कहते हैं कि अगर किसी देश को अपनी विदेश नीति को निखारना है तो सबसे पहले उसे पैसा कमाना होगा। जेब में पैसा है तो दुनिया आपकी बात सुनेगी, नहीं है तो कोई नहीं सुनेगा। इतने साल तक भारत चीखते रह गया, पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, इन लोग ऐसा कर रहे हैं, कोई नहीं सुना। आज पैसा आ रहा है, सुनेंगे, सभी लोग सुनेंगे, ठीक है। तो काम करना है किस पर दोस्तों, आर्थिक विकास पर, और ये तो हमारे हाथ में है। अच्छी शिक्षा, अच्छी प्लानिंग, अच्छी सोच के साथ, इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ, दुनिया को बेहतर देने के साथ, जन मानव कल्याण के साथ यदि आगे बढ़ेंगे तो कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं पाएगी। तो ये पहला पहलू था, कौन सा, ज्योग्राफिकल पहलू, मतलब यहां पर भौगोलिक पहलू जो क्या प्रभावित करती है, विदेश नीति के निर्धारण में काम करती है। आई होप कि आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। दूसरा, पहले के बाद आएगा क्या, दूसरा पॉइंट, ठीक है, पेज ऐड करना पड़ेगा, खूब सारे पेज ऐड कर लेता हूं मैं, दिक्कत ना हो। दूसरा यहां पास आएगा जनसंख्या। जनसंख्या भी विदेश नीति के निर्धारण में बहुत ज्यादा रोल पैदा करती है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा बड़ी जनसंख्या हो, जैसे भारत विश्व की सबसे घनी आबादी वाला, घनी नहीं, विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला क्या मिलेगा, ये देश मिलेगा। जिससे क्या होता है, तो हमारे देश में लिटरेसी रेट भी ज्यादा ठीक ठाक है, उसमें भी इंग्लिश स्पीकिंग है, आपको बहुत ज्यादा इंग्लिश स्पीकिंग मिलेंगे। तो ये क्या करती है, यूरोप और अमेरिका को जल्दी प्रभावित कर देते हैं हम लोग, क्योंकि हमारी बात तो सुनी जाएगी, क्योंकि उनके लैंग्वेज में बोलेंगे तो वो सुनेंगे ही सुनेंगे, सीधी सी बात है, कहां जाएंगे, कान थोड़ी बंद कर लेंगे, तो हमारी बात सुनते हैं वो इंग्लिश बोलने के कारण। फिर इतनी बड़ी जनसंख्या से हम क्या करते हैं, प्रेशर बिल्डअप कर सकते हैं, चूंकि हम लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में हम क्या कर सकते हैं, तो बोल सकते हैं कि लोगों को फ्रीडम है, हर एक इंडिविजुअल अपने आप में क्या है, तो सोच सकता है। फिर इतनी बड़ी जनसंख्या से हम बहुत बड़ा एक यहाँ बाजार की स्थापना कर सकते हैं, जो कि है दुनिया में एक अच्छा खासा बाजार हमारे पास है। आज ट्रिपल के हिसाब से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर आप नॉमिनल जीडीपी की बात करेंगे तो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसके पास है, भारत के पास है, ड्यू टू जनसंख्या। इसके साथ साथ ये जनसंख्या आपको विदेश में भी सहायता प्रदान करती है। कैसे, तो फिर एक ऐसा व्यक्ति जो कि भारतीय मूल का विदेशी हो, भारतीय मूल का विदेशी, ये बहुत काम करते हैं दोस्तों भारत के लिए। एग्जाम्पल दूं मैं इसमें, ऋषि सुनक, कमला हैरिस, ये सब भारतीय मूल के विदेशी हैं, विदेशी लेकिन किसके हैं, भारतीय मूल के हैं। तो ये सब क्या करते हैं, भारत के लिए अच्छा यहां पर बैकग्राउंड तैयार करते हैं, भारत के पर्सपेक्टिव को आगे फैलाते हैं। फिर विदेश में ही रहने वाले हमारे प्रवासी मतलब इंडियन डायस्पोरा हमारे लिए क्या करती है, एक बैकग्राउंड तैयार करती है। जैसे अमेरिका में, कनाडा में, यूके में, साउथ अफ्रीका में, रशिया में, इजराइल में, ऐसे जगहों पर भारत की क्या है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। रीजन कौन है, भारत के वे नागरिक जो कहां रहते हैं, वहां रहते हैं भारतीय, प्रवासी हैं, डायस्पोरा हैं, इंडियन डायस्पोरा। एग्जाम्पल लोगे इसमें आप, हाउडी मोदी, कहां हुआ था हाउडी मोदी, देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है, हाउडी मोदी कहां हुआ था, अमेरिका में। अमेरिका में भारतीय डायस्पोरा ने इतना गदर मचा दिया था मोदी जी के आने पर कि पूरा अमेरिका तबाही, मतलब हिल के रह गया, मतलब क्या है ये मोदी जी, इस टाइप का हो गया था।
तो ये प्रवासी आपके विदेश नीति को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। अमेरिका को यदि चुनाव जीतना है तो वहां के भारतीयों का सहायता लेना पड़ेगा। कनाडा को चुनाव जीतना है तो वहां के जितने भी पॉपुलेशन है भारतीय, उनका सहायता लेना पड़ेगा। हमारा तो पीएम ही यूके का कौन है? कौन? ऋषि सुनक। ठीक है, तो ये बहुत काम करते हैं। तो जनसंख्या भी एक बहुत बड़ा क्या है? फैक्टर है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा तीसरा पॉइंट पर चलते हैं, इतिहास एवं संस्कृति। इतिहास और किसी देश की संस्कृति भी विदेश नीति के पालन में बहुत ज्यादा हिस्सा निभाती है कि उस देश का ना इतिहास कैसा रहा है, पूरी तरीके से वो किस प्रकार से चला है, अभी तक किस प्रकार से आया है। जैसे भारत ने विश्व के किसी भी देश पर आज तक आक्रमण नहीं किया, ऐसा हम जानते हैं, पढ़े हुए भी हैं। हाँ, कुछ का हमें एग्जाम्पल मिलेंगे कि हमने पड़ोसी राज्य पर जाके कब्जा किया, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल मिलेगा ही वो, लेकिन ऐसा नहीं कि हमने पूरा का पूरा दुनिया को तबाही मचा दिया, वर्ल्ड वॉर शुरू करने में हमने सहायता दी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमारा इतिहास को एग्जिस्टेंस कर रहा है, पीसफुल एग्जिस्टेंस कर रहा है, जिसके कारण हमारे जो पड़ोसी देश है वो सुरक्षित महसूस करते हैं। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान सुरक्षित महसूस करते हैं। पाकिस्तान की नाम नहीं लेंगे हम, ठीक, सुरक्षित महसूस करते हैं कि नहीं, भारत हम पर अटैक नहीं करने वाला है, क्योंकि इतिहास हमारा ऐसे ही रहा है। तो विदेश नीति के संचालन में यह भी काम करता है बहुत ज्यादा कि नहीं, भारत को इस चीज में धोखा नहीं देंगे, भारत के साथ हम अच्छे से रहेंगे, तो ऐसा होगा। संस्कृति हमारी भी वैसे ही रही है, बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ चाणक्य नीति की बात की जाती है, हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति मेल मिलाप की है, मिलजुल कर रहने वाली है, लड़ाई झगड़े वाली नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, तो उनकी संस्कृति अलग हो गई, लड़ाई करते रहते हैं 24 घंटा। इजराइल फिलिस्तीन लड़ रहे हैं 24 घंटा। तो इतिहास और संस्कृति भी किसी देश की विदेश नीति के निर्धारण में क्या है, बहुत ज्यादा यहां पर रोल पैदा करते हैं। चौथा, सैन्य शक्तियां। जेब में पैसा है तो सेना है, और सेना है तो फिर दूसरी दुनिया के लोग आपकी बात सुनेंगे। तो एक मजबूत सेना बहुत बड़े डिप्लोमेटिक एज देती है, रणनीतिक आपको क्या है आगे रखती है। कहते हैं कि युद्ध पता है तभी होता है जब पीछे के सारे युद्ध खत्म हो जाते हैं, जब प्रशासनिक लेवल पे जो लोग हैं वो पीछे हट जाते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं। फिर यहाँ पर जो सेना होती है, जब उन पे क्या हो जाता है, जब उनके प्रशासनिक जो होते हैं अधिकारी वो जब विफल हो जाते हैं, जब जो शीर्ष स्तर के नेता होते हैं, राजनेता, जब उनकी बातें टूट जाती है, तब काम आता है कौन? सेना, क्योंकि अब तो युद्ध तय है और कुछ नहीं हो सकता। तो एक मजबूत सेना आपको एज प्रदान करती है कि आप अपने विदेश नीति को कैसे देखते हैं। जैसे दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी सेना, तीसरी सबसे पावरफुल सेना आज भारत के पास है, तो भारत को उस इज्जत के नजर से, भारत को उस नजर से भी देखा जाता है, एक सुरक्षा की दृष्टि से भी देखते हैं कि हाँ, हमको सुरक्षा प्रदान कर सकता है भारत। तो सेना का भी होना आपके विदेश नीति पर क्या है, बहुत ज्यादा गहरा असर छोड़ती है। पांचवा, आर्थिक विकास। देखो, जितना बात किया सब कुछ सही है, लेकिन अगर इतना होने के बाद अगर आपके देश में आर्थिक विकास ना हो तो फिर दुनिया आपकी नहीं सुनेगी। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो पहले जब भारत स्वतंत्र होता है उसके बाद से हमारी आर्थिक विकास की जो गति थी बहुत स्लो थी, दुनिया हमारी बात नहीं सुनी। जैसे ही 1991 के बाद हमारे देश में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ, वैश्वीकरण हुआ, उसके बाद से हमारी आर्थिक विकास क्या बहुत तेजी से बढ़ी। और इसके बाद से अगर आप अभी वर्तमान में देखेंगे तो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत है। दुनिया में अच्छा खासा प्रोडक्शन हमारे हाथों में, सप्लाई चेन भी हमारे हाथों में आ रहा है, टेक्नोलॉजी हमारे हाथों आ रही है। अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें, बैंकिंग सेक्टर की बात करें, तो वो हमारे यहाँ बहुत अच्छे से एग्जिस्ट करता है। यूपीआई पेमेंट की बात करें, वो भी एग्जिस्ट करता है। लोगों की इनकम बढ़ रही है। तो आर्थिक विकास, आर्थिक ग्रोथ, डेवलपमेंट किसी भी देश की विदेश नीति को इन्फ्लुएंस करता है कि कल के दिन में यार इसके साथ तो हमें अच्छा रिलेशन रखना पड़ेगा क्योंकि इसका विकास अच्छे से हो रहा है, आर्थिक पहलू इसकी अच्छे से चल रही है। तो ये भी एक यहाँ पर क्या है, फैक्टर काम करता है। और आगे बढ़ते हैं तो सांस्कृतिक पहलू, बहुत बड़ा मुद्दा कौन सा है, एक सांस्कृतिक पहलू भी हमारे आर्थिक जो विदेश नीति है उसको बनाने का काम करता है। जैसे भारत की जो संस्कृति है वो विदेशों में बहुत ज्यादा क्या है, फैली हुई है। इसके बहुत सारे रीजन है। एक तो प्रवासी हैं हमारे बहुत सारे, एक बहुत बड़ा रीजन है बॉलीवुड, या फिर आप सोशल क्या बोल सकते हैं इसे, मूवी के थ्रू, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा है। तीसरा, जो भारतीय संस्कृति है वो खासकर क्या है, अहिंसात्मक है
है ना, जिसमें कि हमारे बहुत बड़े बड़े जो लीडर्स थे, गांधी जी हो गए, नेहरू जी हो गए, इनका पालन किया इन्होंने, ये भी हो गया। फिर अगर और विदेश में ये कैसे फैली, तो हमारे जो त्योहार हैं, 30 त्योहार हैं, उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो भी बहुत ज्यादा हुई। होली हो गया, दिवाली हो गया, ये सब क्या करते हैं, हमारी सांस्कृतिक पहलू को आगे बढ़ाते हैं। और कैसे बढ़ाते हैं, योग दिवस, अगर आप ध्यान देंगे तो पूरे दुनिया में योग दिवस मनाया जाता है। किसके कारण, भारत के कारण मनाया जाता है। तो ये सब, जैसे योग इतना बड़ा चीज हो चुका है कि योगा मतलब भारत, योगा मतलब पीस, योगा मतलब इनर सोल को आप प्योर कर रहे हैं। भारत की ओर देखो, एक गुरु के तौर पर देखो भारत को, जो आपको शांति की ओर लेके जा सकता है। विवेकानंद, गौतम बुद्ध, बुद्ध सर्किट डाल सकते हैं आप इसमें। जो बुद्ध सर्किट बनाया जा रहा है वो क्या करेगा, जितने भी पूर्व के देश हैं हमारे पूर्व के देश मतलब लाओस, कंबोडिया, चीन और आगे वियतनाम, ये सब क्या करेंगे, ये सब भारत की ओर देखेंगे, क्योंकि बुद्ध सर्किट बन रहा है, बौद्धिस्ट देश है ज्यादातर इसमें। तो जो सांस्कृतिक पहलू है वो भी क्या करती है, तो फिर किसी देश के विदेश नीति के निर्धारण में इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। और अगर आगे बात करें, वैश्विक व्यवस्था, ये वैश्विक व्यवस्था कि वर्तमान में पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी वैश्विक व्यवस्था काम कर रही है, कौन कौन से संगठन हैं जो विश्व को क्या करते हैं, गवर्न करते हैं या चलाते हैं, किस तंत्र पर हमारी पूरी दुनिया क्या है अभी चल रही है। जैसे वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, IMF, ठीक है, WTO, ये सब आपको इन्फ्लुएंस करते हैं अपनी विदेश नीति को बनाने में। जैसे यूनाइटेड नेशन में हमें कुछ काम है तो फिर हमें अच्छा से वहां रखना पड़ेगा अपनी बातों को, वहां पास हमें कई सारे देशों का समर्थन प्राप्त करना पड़ेगा, तो हम अपनी विदेश नीति वैसे ही बनाएंगे। हमें यदि बेल आउट पैकेज चाहिए क्राइसिस के समय, तो हमें अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते बनाने पड़ेंगे, क्योंकि IMF में लोन उसी को मिलेगा जिसकी अमेरिका में अच्छी चलती है। WTO, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, WTO के थ्रू होगा। पेटेंट राइट पूरे WTO के थ्रू होंगे। कोई देश यदि हमारे देश में गलत तरीके से व्यापार करता है तो WTO रोकेगा। हम भी कुछ करना चाहते हैं WTO के थ्रू करेंगे। वर्ल्ड बैंक, अगर हमें अपने देश का डेवलपमेंट करना है तो हमें जो वर्ल्ड बैंक के जो आपूर्तिकर्ता समूह हैं, जो भी ज्यादा पैसा लगाते हैं वर्ल्ड बैंक में, उनके साथ अच्छा से हमें रिलेशन बनाना पड़ेगा। मतलब वैश्विक व्यवस्था पर भी किसी देश की, राष्ट्र की क्या होती है, विदेश नीति प्रभावित होती है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो क्षेत्रीय व्यवस्था, क्षेत्रीय पहलू, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है खासकर भारत के केस में। अगर क्षेत्रीय पहलू अच्छे से काम नहीं कर रही है तो फिर उसकी विदेश नीति भी खराब होगी। जैसे नॉर्थ कोरिया की विदेश नीति उसके क्षेत्रीय पहलू के कारण खराब है। भारत की विदेश नीति क्षेत्रीय पहलू पर भी डिपेंड करेगी। पाकिस्तान जैसा हमारे साथ परम मित्र है, जिसके कारण हमें आतंकवाद पर बात करनी पड़ती है। हमें किस पर बात करनी पड़ेगी, तो जो एक ग्रुप है, क्या नाम है उसका, FATF, इस पर हमें इन्फ्लुएंस जारी करना पड़ता है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके, आतंकवादी गतिविधियों को रोका जा सके। हमारे ऊपर आतंकवाद का बहुत ज्यादा खतरा है। श्रीलंका में यह खतरा है, तमिलों के साथ क्षेत्रीय व्यवस्था हमारी थोड़ी सी वो हो रही है। चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के माध्यम से, मोतियों की माला, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के माध्यम से भारत के सारे पड़ोसी राज्यों पर इंफ्लुएंस अपना गेन कर रहा है। तो क्षेत्रीय व्यवस्था किसी भी देश की विदेश नीति का क्या होता है, एक अहम पहलू होता है। तो इस प्रकार से आप विदेश नीति के निर्धारण में टोटल इतने पहलू देख सकते हैं। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी आ सकता है, इसके अंतर्गत भी आ सकता है। तो आई होप कि आप इस प्रश्न का उत्तर समझ पाए होंगे कि क्या होता है, विदेश नीति के निर्धारक तत्व कौन कौन से होंगे, विदेश नीति क्या होती है, विदेश नीति के उद्देश्य क्या है। मे बी कि आज का वीडियो मुझे यहीं एंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा होते चले जाएगा, क्योंकि अब हम भारत की विदेश नीति की ओर आएंगे। स्वतंत्रता के पश्चात से लेकर वर्तमान सिनारियो तक भारत की विदेश नीति किस प्रकार से इन्फ्लुएंस रही है, किस प्रकार की नीतियों का हमने पालन किया है, तो इन सभी पर भी धीरे धीरे वीडियो आते रहेगा। और भी जो टॉपिक्स हमने बात किया, जैसे मानवाधिकार पर, इस पर भी एक वीडियो आ रहा है आपका जल्द ही। वैसे एक वीडियो बनाया जा चुका है मानवाधिकार पर, लेकिन वो मेंस की दृष्टि से बनाया गया था, CGPSC मेंस की दृष्टि से, इसके लिए अलग से बनाएंगे एक। तो आज की वीडियो में हमने इतना ही जाना है कि विदेश नीति क्या होती है, विदेश नीति के उद्देश्य क्या है
और विदेश नीति के निर्धारक तत्व क्या क्या है कि किस प्रकार से किसी देश की विदेश नीति का फॉर्मेशन किया जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। विदेश नीति के ऊपर आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। कुछ और हेल्प चाहिए होगा तो फिर उड़ान आईएएस एकेडमी आप सभी लोगों के साथ है आपके इस मुख्य परीक्षा की घड़ी में। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और आपकी तैयारी में कोई भी दिक्कतें नहीं आ रही होंगी। एक सूचना यह भी कि जो टेस्ट सीरीज है एसआई का मुख्य परीक्षा का, उसको नए सिलेबस के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया गया है पूरी तरीके से जो आगे के टेस्ट बचे हुए थे उसी में जो नए सिलेबस जोड़े उसको भी ऐड किया गया। जो पुराने में खत्म हो चुके थे वो तो हो चुके, जो नए ऐड किए हैं और जो बचे हुए हैं वो आगे उसी में कंप्लीट है। पूरी तरीके से नए प्लान को आपको दे दिया गया है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी से विदा लूंगा। धन्यवाद।